नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं दामोदर मंगलारा। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 9 प्रकाश के अंतर्गत गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, आभासी होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हम इनका अध्ययन करेंगे। तो प्रतिबिंब निर्माण से अध्ययन करने से पहले कुछ बातों का, कुछ नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिन नियमों के अंतर्गत हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उन नियमों के हमें पहले अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं, देखो कि जैसे ये एक अवतल दर्पण है। जैसे मेरे हाथ में ये जो दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो वाला पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। और जिस परावर्तक पृष्ठ का हम उपयोग करें वो अंदर की ओर धंसा है। तो ये जो दर्पण है ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। अगर हम इसके पिछले भाग जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई है, मतलब बाहर की ओर जो वक्रित है, अगर हम उस भाग का उपयोग परावर्तक पृष्ठ के रूप में करें तो वो दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण है जिसका हम उपयोग करते हैं। और इस अवतल दर्पण में जब हम अपने पास से प्रतिबिंब देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है, वास्तविक होता है लेकिन वो उल्टा दिखाई देता है। तो ये तो बात दर्पण की होगी कि वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल दर्पण होता है, और वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण ये, जैसे ये अवतल दर्पण है, अब प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो हम इस परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित है, जो अंदर की ओर वक्रित भाग है उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके पिछले भाग पर पॉलिश कर देते हैं, एल्यूमिनियम की या सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं ताकि उसका हम उपयोग प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकें। तो ये दर्पण जो है वो अवतल है। और अगर हम इस परावर्तक जो उभरा हुआ भाग, जो बाहर वाला उभरा हुआ भाग अगर हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग करें तो वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो हम अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। अब जो कोई भी दर्पण, जो गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो एक गोले का भाग होता है। अगर हम पूरा बनाए तो वो एक पूरा गोला बनेगा। और उस गोले की जो केंद्र होता है, उस गोले का जो केंद्र होगा वो कहलाता है वक्रता केंद्र C। और अगर इस दर्पण पे कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात इसका वक्रता केंद्र सामने है, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र सामने, इसका गोला सामने की ओर बन रहा है तो इसका वक्रता केंद्र किधर है? सामने की ओर। तो ये वक्रता केंद्र अवतल का सामने होता है, उत्तल का पीछे की ओर होता है। इसको C से हम सेंटर पॉइंट जो केंद्र है C से व्यक्त करते हैं। और अगर कोई समांतर किरण आती है तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। अगर उनको पीछे बढ़ाएंगे तो वो पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और अवतल में यदि कोई समांतर किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, तो जिस बिंदु पर मिलती है वो उसका क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण है, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने से पहले हम कुछ नियम है, जिन नियमों का हमें उपयोग करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो
गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम है कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष है, ये जो है ना, ये डॉट डॉट से जो लाइन खींची है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो ये जो डॉट डॉट से लाइन खींची गई है, ये मुख्य अक्ष होता है। अब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? कोई भी प्रकाश किरण का आने का और उसके अनुसार परावर्तन के पश्चात जो वापस जाने का जो मार्ग है परावर्तन के पश्चात, वो एक निश्चित मार्ग होता है, उसी से वो जाती है। तो मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है, जैसे ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये आप दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी और यहाँ पे गिरने के पश्चात वो परावर्तित होगी। तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण किस बिंदु से जाती है? फोकस से जाती है। याद रखना, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। और उत्तल दर्पण में जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण, अब समांतर किरण अब ये दर्पण पे गिरेगी, दर्पण पे गिरने के बाद में इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो ये किरणों को क्या करता है? उत्तल दर्पण अब अपसरित कर देता है, तो ये किरण इस दिशा में चली गई। अब जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अवतल में तो फोकस से जाती है, लेकिन उत्तल में फोकस से जाती हुई क्या होती है कि ये परावर्तित होगी। जब इसको पीछे बढ़ाया तो वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से। तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के यदि कोई समांतर किरण अवतल दर्पण में आती है तो वो फोकस बिंदु से जाती है और उत्तल दर्पण में आती है तो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम ये हो गया, तो याद रखना। दूसरा कि कोई किरण मान लीजिए उत्तल दर्पण है, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जैसे ये प्रकाश किरण है, ये फोकस बिंदु से आ रही है, ये फोकस है, इस बिंदु से आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और ये इसका फोकस बिंदु पीछे है, तो कोई किरण मान लीजिए ये किरण आ रही है और ये फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे ये किरण आ रही है, किस पे आ रही है? फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चाहे वो नीचे से आएगी, जैसे ये निचले भाग से आ रही है फोकस पर, तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर। तो दूसरा जो नियम है कि फोकस से आपतित कोई प्रकाश किरण है वो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है और फोकस पर आपतित प्रतीत हुई जो उत्तल दर्पण में है, तो फोकस पर आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो अब ये दो नियम हो गए कि समांतर आने वाली फोकस से और फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण कोई भी, अब देखो हम गणित में पढ़ते हैं कि ये कोई वृत्त है, अब हमें पता है कि जो लेंस है, दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण है चाहे वो अवतल दर्पण है, दोनों ही गोले का भाग है और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। अब कोई भी किरण मान लीजिए अभिलंब से, अभिलंब का मतलब कि लंबवत आ रही है, अभिलंब का मतलब क्या होता है कि लंबवत आ रही है, तो ये इसका फोकस बिंदु है, ये सी है, सी इसका क्या है? वक्रता केंद्र। अब कोई भी, हमें गणित में पता है कि कोई स्पर्श रेखा मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ये इसका स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र को जब उसके स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच में बढ़ने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री से आपतित किरण का मतलब ये माना जाता है कि किरण कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र। कोई भी किरण, जैसे ये है, कोई भी वक्रता केंद्र से आने वाली किरण को हम अभिलंब किरण ही मानते हैं। तो इसलिए साथ में ब्रैकेट में लिखा है कि वक्रता केंद्र से आपतित किरण, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो अभिलंब किरण होती है। तो जैसे कोई किरण ये है,
ये वक्रता केंद्र C से आ रही है, तो C से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वापिस उसी दिशा में लौट जाती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी किरण जब अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस मार्ग से वो आएगी उसी मार्ग में वो वापस लौट जाती है, अगर वो वक्रता केंद्र से आई है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अभिलंबवत किरण कोई भी आती है तो परावर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। तो जैसे ये वक्रता केंद्र C से आई तो उसी दिशा में लौट गई। अब दूसरा है कि जैसे ये वक्रता केंद्र, अब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है, तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें वक्रता केंद्र C पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये भी जिस दिशा से आती है उसी दिशा में परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, जैसे कोई ये तिरछी किरण आ रही है, ये इसमें आ गई और ये इसमें आ गई, तो अभिलंब के सापेक्ष, अब अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब क्या होता है, कोई भी जो आपतन बिंदु को और वक्रता केंद्र C को मिलाओ आप, तो ये इसका अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा है वो अभिलंब कहलाती है। तो ये जो अभिलंब खींच लिया, इसके साथ ये यदि I कोण से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात जितना कोण I है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। मतलब जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो तिर्यक किरण आएगी जितने कोण से अभिलंब के सापेक्ष आती है उतने ही कोण से वो अभिलंब के दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। ऐसा इसमें, तो इसमें वक्रता केंद्र जो C है तो उसके सापेक्ष क्या करेंगे, अभिलंब खींच लेंगे, तो जितने कोण से वो आपतित होती है उतने कोण से वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो कहने का मतलब तिर्यक किरण है वो अभिलंब के सापेक्ष जितने कोण से आती है उतने कोण से दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। तो हमने ये जो 4 नियम पढ़े, इन 4 नियमों का प्रयोग करते हुए ही हमें जो अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण है उनके बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले हम अवतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम अवतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो 6 बनते हैं। 6 अलग अलग स्थितियां होती है। हम एक एक करके एकदम आराम से ये पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो नियम हमने पढ़े उनका हमें पालन करना जरूरी है। इनमें से अब कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। वे 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगी वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये इसका फोकस बिंदु F है और ये वक्रता केंद्र C है। अब सबसे पहली स्थिति की बात करते हैं कि कोई वस्तु है वो अनंत पर है, जो बिंब है, जो वस्तु है उसकी स्थिति कहाँ है, अनंत पर। जो हमने ये एक सीमा खींची है इससे दूर है, ये हमने एक नीचे सीमा तय कर दी, इससे अगर कोई दूर वस्तु होगी तो उसको हम क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। अब अनंत पर कोई वस्तु है तो उससे आने वाली जैसे किरण, एक किरण हमने ले ली समांतर। अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये फोकस से गई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गई, फोकस से। अब दूसरी एक किरण और ले लो, ये भी समांतर ले ले, तो वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये परावर्तित किरण और ये दूसरी परावर्तित किरण, ये दोनों कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो फोकस पर बन रही है तो इसका प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर, F पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार
आकार का निर्धारण मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे किया जाता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा। तो ये बिंदु आकार का अत्यंत छोटा होगा। अब जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये आपतन के पश्चात ये दोनों किरणें मिल रही है, हमने कोई जानबूझकर नहीं मिलाया कि पीछे बढ़ाकर मिलाया, ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम ये पहला प्रतिबिंब हो गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आकार उसका क्या होगा, बिंदु आकार का अत्यंत छोटा होगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, स्वरूप है, वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसमें हमने दोनों समांतर किरणें के लिए, लेकिन सभी प्रतिबिंबों में हमें दोनों समांतर किरणें नहीं लेनी है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं, दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं कि जो वस्तु है वो बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति है, वो क्या है, अनंत व सी के मध्य, या इसको बोलते हैं सी से परे। तो जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र हो, ये फोकस बिंदु है, फिर ये वक्रता केंद्र सी। तो सी से परे या अनंत और सी के बीच में मान लीजिए ये कोई वस्तु है। अब इससे हमें दो किरणें लेनी है, एक किरण जैसे हमने समांतर ले ली, अब समांतर किरण वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो ये फोकस से गई। दूसरी किरण आप फोकस से ले लो कि ये किरण है, ये फोकस से गई, तो फोकस से जाने वाली क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो दोनों कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर। दोनों जो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर। तो इसका प्रतिबिंब है वो क्या होगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बिंब से क्या होगा, छोटा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंब से छोटा। और दोनों किरणें वो वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, और इसमें दिख भी रहा है, मुख्य अक्ष के यदि नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के मध्य। और बिंब से क्या होगा, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो बिंब से क्या हो गया, वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब वास्तव में किरणें मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये दो प्रतिबिंब बन गए। तीसरा प्रतिबिंब, जब वस्तु अब मान लीजिए तीसरा प्रतिबिंब बनाते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु जो रखी हुई है वो वक्रता केंद्र सी पर है। कहाँ है, वक्रता केंद्र सी पर। तो ये दर्पण हो गया, और ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब दो आपतित किरणें लेनी है। एक आपतित किरण मान लीजिए कि वस्तु है, जो वस्तु की स्थिति है, वो वस्तु जो रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है, सी पर। तो वस्तु सी पर रखी हुई है, तो सी से आने वाली एक किरण हमने ले ली, मुख्य अक्ष से समांतर। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो अवतल में कहाँ से जाती है, फोकस से। दूसरी किरण ले लो, तो इनको आगे बढ़ाया, तो दोनों किरणें जब फोकस पर मिलेगी तो ये समांतर हो गई, तो दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, सी पर। तो बिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ बढ़ रहा है, सी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है,
सी पर ही बन रहा है, वस्तु भी सी पर रखी है, प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, सी पर। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंब के बराबर, बिंब के बराबर, क्योंकि वस्तु का बिंब और दोनों प्रतिबिंब है वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो बिंब के बराबर है वो प्रतिबिंब का आकार होगा। बिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वो होगी वास्तविक, क्योंकि किरणें दोनों वास्तविक में मिल रही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तीसरा प्रतिबिंब हो गया। तो तीसरे प्रतिबिंब जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब हम चौथा प्रतिबिंब पढ़ते हैं कि वस्तु है वो C व F के मध्य हो। वस्तु कहाँ रखी हो, C, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य रखी हो। तो C व F के मध्य होगी। तो ये इसका ध्रुव O, ये फोकस बिंदु, ये C। जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ है, C व F के मध्य कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे दो किरणें लेंगे, एक किरण लेंगे, जैसे ये समांतर किरण है, तो समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से। फोकस वाली किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर किरण जाती है तो फोकस से आती है, वो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, C से परे। C से ये परे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, C से परे। और जो प्रतिबिंब का आकार, ये तो बिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो बिंब से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। तो क्या लिखेंगे, बिंब से बड़ा। तो बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसके स्वरूप प्रकृति, तो दोनों किरणें, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, तो इनका प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये 4 प्रतिबिंब हो गए। पांचवा प्रतिबिंब पढ़ते हैं। पांचवा प्रतिबिंब की वस्तु है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब कोई वस्तु है वो F पर रखी हो, फोकस पर, मुख्य फोकस पर F पर रखी हो, कि वस्तु है वो यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु है। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो एक किरण तो क्या लेंगे, समांतर किरण। ये कहाँ से जा रही है, फोकस से। समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है। अब फोकस पर वस्तु रखी है, तो हम फोकस पर हम किरण नहीं ले सकते, तो दूसरी हम किरण ले लेते हैं। जैसे ये कोई किरण है, वो वक्रता के अंदर C से आ रही है, तो C से आने वाली वापस किधर चली जाती है, C से। तो ये C से आई और परावर्तन के पश्चात वक्रता के अंदर C से ही चली गई, तो दोनों किरणें क्या हो गई, समांतर हो गई। जब ये न तो इनको इधर बढ़ाने से मिलेगी, न इधर बढ़ाने से मिलेगी, तो इसके जो प्रतिबिंब की स्थिति, जब दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, क्योंकि निश्चित नहीं है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत दूर अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब के जो स्वरूप प्रकृति है वो कैसा होगा, अब दोनों किरणें, प्रतिबिंब आगे बढ़ते हैं तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब तो वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें आगे मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती है, आगे मिलेगी, ये मानते हैं कि अनंत पर, हमने कह दिया तो मतलब हम मानते हैं कि अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वास्तव में मिल रही है, दोनों पीछे बढ़ाने पर नहीं मिल रही है, तो वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। और वैसे मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे ही होते हैं। तो ये पांचवा प्रतिबिंब हो गया। इसका जब वस्तु F पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा होता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम अवतल दर्पण का
एक लास्ट प्रतिबिंब जो छठा प्रतिबिंब है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है, जो वस्तु है बिंब है वो रखा हुआ है F व ध्रुव O के मध्य। ये जो ध्रुव है O इसके मध्य रखा हुआ है, जैसे ये वस्तु है वो इन दोनों के मध्य यहां रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब एक समांतर किरण लेंगे, समांतर किरण है वो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। और दूसरी किरण हम वक्रता के अंदर C वाली ले सकते हैं, या मान लीजिए कि ये तिर्यक किरण ले लें। हम दूसरी किरण है वो एक तिर्यक किरण ले लें। तो तिर्यक किरण जो मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से वो क्या होती है? परावर्तित। तो इधर आगे बढ़ाने पर दोनों फैल रही है, तो इधर तो ये मिलेगी नहीं, तो इन दोनों को क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही है, हमें आगे नहीं मिल रही है, हम पीछे बढ़ाकर जानबूझकर इनको मिला रहे हैं, तो मतलब ये आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तव में मिलती है वो वास्तविक होते हैं। अब इनको हम पीछे बढ़ाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। और कहां बढ़ रहा है? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी, और ये जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधा होता है। तो ये, और इसका जो आकार है ये तो वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो अब बिंब से क्या होगा? बड़ा होगा। तो आज हमने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, जिसकी 6 स्थितियां थी। इन 6 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा। इन नियमों के अंतर्गत ही इनका निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।